हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है आपका आज का। एक्चुअली ये होम असाइनमेंट है। आप ऊपर देख सकते हैं केस एंड कॉन्टेक्स्ट है। तो उसके बाद जो है आपका योर डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे लिखा है योर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी सिचुएशन। देखो बेटा, एक्चुअली जो अभी तक हमने डिस्कशन किए कि चैलेंज टू डेमोक्रेसी हमारा टॉपिक था, यूनिट का नाम भी है। तो इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो बस यही कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डेमोक्रेसी आर फेसिंग, या आपका आ सकता है कि जो फाउंडेशनल चैलेंज, या जो हमारा रहा है कि चैलेंज ऑफ डीपनिंग या चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। ये था हमारा टॉपिक। अब बेटा, एक्चुअली मैंने कहा था आपको कि चैलेंज टू डेमोक्रेसी क्या है। ये एक्चुअली डिफ़िकल्टीज जो है, जो डेमोक्रेसी फेस कर रही है। हालांकि बहुत सारी चैलेंजेस डेमोक्रेसी फेस कर रही है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज है डेमोक्रेसीज में, बट द कॉमन challenges, the common difficulties जो है that democracy are facing in one or another state, वो तीन तरह की है। मैंने आपको कहा था कि एक होता है फाउंडेशनल चैलेंज, दूसरा होता है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एक्सपेंड करना है, अप्लाई करना है। और थर्ड वन था चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डीपनिंग क्या होता है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाना है। अब यहाँ पे जो आपका मैं आपको एक होम असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है। आप उसके बाद जो अपना टाइम है, अपनी बुक निकाल के खुद आपको ये बताना है कि किस तरह का चैलेंज किस मुल्क में है। आप देखिए, जो नंबर फर्स्ट है केस एंड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हमने मैक्सिको की बात की है। मैं पढ़ूंगा, आप देखो। Second free election after the defeat of PRI in 2000, defeated candidates alleges rigging। देखिए क्या होता है कि आप देखिए जो मैक्सिको में जो इलेक्शन हुआ था 2000 में, और जो कैंडिडेट्स वहाँ पे डिफीट हुए, जो पीआरआई के कैंडिडेट्स है, जब वो डिफीट हुए थे, उन्होंने एक एलिगेशन दी है कि इलेक्शन रिगिंग हुई है। रिगड इलेक्शन तो आपको पता है। रिगड इलेक्शन होता है अगर हम बूथ कैप्चरिंग की बात करें, अनफेयर जो एडवांटेज मिलता है किसी कैंडिडेट को, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, उसको हम कहते हैं रिगड इलेक्शन। तो आप बताइए कि कौन सा चैलेंज है? शाबाश। जब कोई, इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ मैक्सिको है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो सीधे है कि द चैलेंज ऑफ डीपनिंग, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो स्ट्रांग नहीं है। अदरवाइज अगर किसी स्टेट में, जो मैंने इससे पहले कहा था, अगर इंस्टीट्यूशंस वो एनफ स्ट्रांग होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा, तो रिगड इलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन टोटली ट्रांसपेरेंट होगा, किसी के फेवर में नहीं होगा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिको है, अगर रिगड इलेक्शन वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे जो चैलेंज है, चैलेंज ऑफ डीपनिंग, कि जो वहाँ के वर्किंग इंस्टीट्यूशंस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वाई कुछ कैंडिडेट्स मनी पावर या मसल पावर यूज़ करके इलेक्शन मशीनरी को ब्रेक डाउन करते हैं। अब दूसरा है, यहाँ पे लीजिए, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी adopts economic reforms but maintains monopoly over political power। अब देखिए, जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, मगर मेंटेनेंस मोनोपोली ओवर। मोनोपोली क्या होती है? कि जो पॉलिटिकल पावर है उस पर उसकी मोनोपोली है,
वो जो चाहेगी वही करेगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। बाकी जो वहाँ पे सोशल ग्रुप्स है उनमें कुछ उन्होंने पावर्स दिए, मगर अभी भी पॉलिटिकल पावर जो है वो दैट लाइज विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वहाँ पे जो चैलेंज है, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? देखो, मोनोपोली जो होता है सिंगल सेलर होता है, वहाँ सिर्फ मोनोपोली, एक पार्टी के हाथ में पावर्स है, एक ग्रुप के पास पावर्स है। तो जो चैलेंज है, मगर ये नहीं होता है कि पावर को हमें एक्सपेंड करना है। वी हैव टू शेयर पावर among all the social groups that are based on language, that are based on religious, that are based on some other status. तो इसका मतलब है वहाँ पे जो चैलेंज है, जैसे चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। अब पाकिस्तान की बात करें, आप देखिए पाकिस्तान का दिया हुआ है, जनरल मुशर्रफ हेल्ड ए रेफरेंडम एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड इन वोटर्स लिस्ट। मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम किया और उन्होंने जो वोटर लिस्ट है उसको उन्होंने फ्रॉड डिक्लेयर किया। इसका मतलब वहाँ पे पावर यूज़ हुआ है कि जनरल मुशर्रफ ने अपने बलबूते पे कोई रेफरेंडम यूज़ किया है। देखो, ये डेमोक्रेसी में एक्स्ट्रा चैलेंज है, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, चैलेंज ऑफ फाउंडेशनल चैलेंज या डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद भी कोई जो चैलेंज होता है आजकल इंडिया में भी हो रहा है, इसको कहते हैं चैलेंज ऑफ यूजिंग पावर। यूजिंग पावर, पावर को मोनोपोली यूजिंग ऑफ पावर होता है, जैसे इंडिया में हो रहा है। यूजिंग ऑफ पावर, एक जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बाकी इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करके, कभी कभार सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके, प्रोसीजर को बाईपास करके पावर यूज़ करती है। जो कॉमन मैन होते हैं, जो बाकी पार्टीज होते हैं, उनको वो उनको मोटिवेशन में नहीं लाती है, किसी चीज़ की कोई कंसोलिडेशन नहीं होती है, तो पावर सिंपली वो यूज़ करते हैं, तो यूजिंग पावर। अच्छा, इराक की हम बात करें, widespread conflict is as the new government fails to establish its authority। widespread conflict हुआ था वहाँ पे, तो सिंपली वहाँ पे फाउंडेशनल चैलेंज है। कॉन्फ्लिक्ट तभी हुआ जब किस लोगों के पास पावर्स नहीं, ये फाउंडेशनल चैलेंज है। साउथ अफ्रीका, मंडेला रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, pressure on his successors to withdraw some concessions given to white minorities। या आप घर पे खुद कीजिए कि मंडेला रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, प्रेशर ऑन सक्सेसर्स टू विड्रा सम कंसेशंस गिवन टू वाइट माइनॉरिटी। ये आप खुद देखो, जैसे यूएस गुंटानामो बे, यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉल्ड दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यूएस रिफ्यूज टू रेस्पॉन्ड। ये बताना ये क्या है। साउथ अरबिया, सऊदी अरबिया, वुमेन नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन ऑल पब्लिक एक्टिविटीज़, नो फ्रीडम ऑन रिलीजन टू माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे क्या है कि ये राइट जो है, राइट चैलेंज टू इक्वालिटी है, ठीक है बेटा। वहाँ पे इसका मतलब है इक्वालिटी नहीं है, ये आपको चैलेंज टू इक्वालिटी है। तो युगोस्लाविया, ये आप खुद पढ़ो बुक पे, और 2-3 है, तो आपको ये खुद आपको आइडेंटिफाई करना है। जो केस एंड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है, आपको डिस्क्रिप्शन देखना है कि ये किस तरह का चैलेंज है, ठीक है। शाबाश। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, अब हम इसी को इसके साथ ऐड करेंगे। ये दूसरा टॉपिक है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। आप घर पे खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा हिंट आपको यहाँ दूंगा कि ये क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह डिज़ाइन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होता है बेटा कि जो हम सीधे लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डिजाइनड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एंड दे मस्ट रिप्रेजेंट ऑल सोशल ग्रुप्स। जब हम किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होना चाहिए को ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे शुड बी इलेक्टेड। पहले लोग उनको इलेक्ट करें, हर किसी सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद वही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, उस टाइम जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो हर किसी सोशल ग्रुप के होंगे,
तो वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल डिजाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तमाम लोगों की ग्रीवेंसेस को माइंड में रख के तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक रैशनल होगा। दूसरा डेमोक्रेटिक राइट्स। देखो बेटा, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होता है? डेमोक्रेटिक राइट जो है दिस आर फॉर ऑल द पीपल, बट ये फाउंडेशनल चैलेंज है नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में। जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स होता है राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू वोट, ये डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं। एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आर रिजर्व्ड फॉर एवरी पीपल विद इन द स्टेट। मगर जो फाउंडेशनल चैलेंज है कहाँ पे बेटा? ये नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में। जो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होते हैं। अच्छा, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है। ये जैसे पार्लियामेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हर किसी मुल्क में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं एंड दे आर वर्किंग एट देयर ओन जुरिस्डिक्शन। दैट पार्लियामेंट, उसका काम होता है लॉ बनाना। सुप्रीम कोर्ट का मसला होता है टू प्रोनाउंस द जजमेंट्स, टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। बट जो नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में एक ये चैलेंज है। तो उसके बाद इलेक्शन क्या होता है? जैसे फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये चैलेंज, ये जो एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में। या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? हम फर्दर पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं लोकल लेवल पे। तो ये भी बेटा आपको ध्यान में रखना है। तो ये खुद ट्राई करो आप। इंशाल्लाह हम उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो इस साल ऐड हुआ था, दैट इज़ जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। थैंक्स।